तो v क्रॉस v करो, दिस इज v ऐसे, थंब इज गोइंग इनटू द प्लेन, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ v एंड v ऐसे जाएगी फोर्स, ऐसे जाएगी फोर्स, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, v और v, तो v क्रॉस v जब मैं करूंगा थंब इज गोइंग इनटू द प्लेन। वेलकम बच्चों, एंड वी आर बैक अगेन विद द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 9 from the unit of magnetic effects of current and magnetism, and the topic that we are going to complete today is motion of charged particle in a region of uniform magnetic field। एक ऐसी जगह पर जहां यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मींस जहां पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, ऐसी जगह पर अगर एक चार्ज पार्टिकल एंट्री ले ले और वो मूव करने की कोशिश करे तो उसका मोशन किस तरीके का हो सकता है, इसका थोड़ा बहुत आइडिया हमने लॉरेंट्ज मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स वाले टॉपिक में भी देखा था कि किस तरीके से एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट लाइन पर या सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। क्या इसके अलावा भी कोई और पाथ पॉसिबल है चार्ज पार्टिकल के लिए जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है? वो सारी चीजें आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं और डिटेल से देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज, क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड के एग्जाम में, और सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं डायरेक्शंस पर। तो थोड़ा डायरेक्शंस की नॉलेज को ध्यान से देखकर चलेंगे इस लेक्चर में हम लोग कि डायरेक्शंस किस तरह से यहाँ पर काम कर रहे हैं, मतलब डायरेक्शन मतलब कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये तीनों डायरेक्शन आपस में किस तरह से इंटर रिलेटेड है। इन सब चीजों को लेकर आज हमें पढ़ाई करनी है अपने लेक्चर में, और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड वाली जगह पर मूव करता है तो उस पे कौन सी फोर्स लगती है? मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, बिल्कुल ठीक, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। और जब मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स लगेगी तो वो एक एंगल पर डिपेंड करती है, वो एंगल किस किसके बीच में होता है। चलिए मैं आपको याद दिला देता हूं, 2 मिनट लगेंगे, दैट वी विल बी रिवाइजिंग द टॉपिक फ्रॉम मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। इफ वी आर हैविंग अ चार्ज पार्टिकल q and it is moving in a region of magnetic field, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड, and it is moving in a region of magnetic field such that the direction of velocity makes an angle theta, makes an angle theta with the direction of the magnetic field. Then a force which is known as magnetic Lorentz force acts on this charged particle given by qvb sin theta। अगर एक चार्ज पार्टिकल q v स्पीड से एक मैग्नेटिक फील्ड वाली जगह पर b अपने वेलोसिटी वेक्टर के एंगल को b से थीटा मेंटेन करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर एक फोर्स लगती है मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है qvb sin थीटा। द फोर्स डिपेंड्स ऑन थीटा, या कह सकते हो sin थीटा। थीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा द फोर्स विल हैव डिफरेंट वैल्यूज। और अगर sin थीटा 0 हो गया तो फोर्स भी 0 हो जाएगा, sin थीटा मैक्सिमम हो गया तो फोर्स भी मैक्सिमम हो जाएगा, और बाकी सारे एंगल्स के लिए फोर्स मैक्सिमम और 0 मतलब मिनिमम वैल्यू के बीच में कहीं रहेगा। तो यही थीटा की वैल्यू डिसाइड करती है कि मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल किस तरीके का होने वाला है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है। तो हम इसमें सबसे पहला केस देखेंगे, अगर ये एंगल पर डिपेंड करता है तो इसमें हम सबसे पहला केस देखेंगे, फर्स्ट केस। थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, ये वाला केस देखने वाले हैं। थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। 0 और 180 का मतलब ये है कि चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रहा है, तो इसी लाइन के अलोंग मूव करेगा, या तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड होगा या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड होगा। जो पहले दो स्पेशल केसेस मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स के थे
वो दोनों इंक्लूड हो जाएंगे हमारे यहाँ पर। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। So when a charged particle either moves along the direction of the magnetic field, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्या हम इसका डायग्राम देख सकते हैं? यस। If the direction of magnetic field lines is upward, vertically upward कह सकते हो उसको, ऐसे है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एंड वी आर हैविंग अ चार्ज पार्टिकल इन, मान लो चार्ज पार्टिकल है Q और ये इसी डायरेक्शन में आगे जा रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब है थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, और वी आर हैविंग मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन, बट हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है Q वो जा रहा है इस डायरेक्शन में B से, तो इसको हम बोलेंगे थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स जिसका फॉर्मूला QVB sin थीटा होता है, sin 0 भी 0 होता है, sin 180 भी 0 होता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर sin थीटा की वैल्यू क्योंकि 0 है एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 विल गिव यू 0, तो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स हो जाती है 0। मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल बिकम्स 0। As the force becomes 0, then the charged particle moves as it was moving, क्योंकि फोर्स तो उस पे लग नहीं रही, तो जैसे वो मूव कर रहा था वैसे ही मूव करता रहेगा, so it will continue to move on the straight line, it will continue to move on the straight line। तो आगे हम यहां पर कह सकते हैं कि since there is no net force acting on the charge particle, thus the charge particle remains in the same state of motion। ये क्या है? ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, a particle at rest remains at rest and a particle in motion remains in the same state of motion until and unless a force acts on it। जो पार्टिकल रेस्ट पर है वो रेस्ट पर रहना चाहता है, जो पार्टिकल मोशन में है उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा जब तक कि उस पे कोई बाहर से फोर्स ना लग जाए, क्योंकि अब इन पार्टिकल्स पे कोई फोर्स तो लग नहीं रही है। तो ये जिस स्टेट ऑफ मोशन में है, क्या है स्टेट ऑफ मोशन? कि दैट दे आर मूविंग विद वेलोसिटी v ऑन अ स्ट्रेट लाइन, they are moving with velocity v on a straight line, so they will continue to move with the same velocity on the same line। ये भी उसी लाइन पर उसी वेलोसिटी से कंटिन्यू करेगा, ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है ना। so thus the charged particle remains in the same state of motion hence motion is straight line along the line of magnetic field with constant velocity। कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड कह सकते हो, क्योंकि आपने स्ट्रेट लाइन तो बता ही दिया है अलग से। इस मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म मोशन। If the angle is 0 degree, then the motion is along the direction of the field, and if the angle is 180 degree, then motion is opposite to the direction of the magnetic field। ये दो पॉइंट्स याद रखिएगा बस। If theta is 0 degree, motion is along the direction of magnetic field, and if theta is 180 degree, then motion is opposite to the direction of magnetic field। तो एक एक चीज मैंने आपको यहां पर डिटेल में दे दी है। केस बहुत ज्यादा सिंपल है कि जब चार्ज पार्टिकल
theta is equals to 0 degree या 180 degree. What is theta? Theta is the angle between V and B. What is theta? Theta is angle between V and B. ये हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया था मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स वाले लेक्चर में, ठीक है। अगर आपने मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स वाला लेक्चर नहीं देखा है, देन दिस लेक्चर इज नॉट फॉर यू। ये लेक्चर आप तभी कर सकते हो जब आपने मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स के टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लिया हो। पहले मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स का टॉपिक कंप्लीट कीजिए, तब इस लेक्चर को आप कर सकते हैं। और उसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अभी YouTube सर्च बार पे आप ऊपर लिख सकते हो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, आगे लिख दीजिए फिजिक्स सीखो। आपको वो लेक्चर मिल जाएगा जहां पर मैंने मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में डिटेल में सारी चीजें समझाई हैं कि किस तरीके से फॉर्मूला आता है और कैसे एक चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स काम करती है। वो करने के बाद ही आपको ये सब कुछ से बचाएगा। जिन्होंने कर लिया है वेल एंड गुड, दे आर वेलकम टू दिस लेक्चर। जिन्होंने नहीं करा है, माय सजेशन इज बेटा पहले वो कर लो, फिर यू आर वेलकम टू दिस लेक्चर। चलिए मैं मानता हूं कि आपने करा है और आगे हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं। तो बेटा एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर कि क्योंकि फोर्स एंगल पर डिपेंड करती है, तो एंगल 0 या 180 हो जाने से फोर्स 0 हो गई है, और जब फोर्स 0 हो जाएगी तो जो जैसा पार्टिकल चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। मतलब इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसे आप यूनिफॉर्म मोशन बोलते हो। अगर एंगल 0 डिग्री है तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा, अगर एंगल 180 है तो मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट जाएगा। एज सिंपल एज दिस। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है। अभी वक्त हो चला है, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर लें, यहाँ तक के नोट्स को कॉपी कर लें, फिर हम करेंगे सेकंड केस। सेकंड केस में थोड़े डायरेक्शंस ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो अपने माइंड को रेडी कर लीजिए उन डायरेक्शंस के लिए। मैं आपके लिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेता हूँ जो हम शेयर करेंगे आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर। आई होप आपने यहाँ तक कर लिया है। Now we are starting with the second case. अब हम सेकंड केस को देखेंगे। एंड सेकंड केस में हमें जो करना है वो है एंगल 90 डिग्री। सेकंड केस, when angle between velocity and magnetic field is 90 degree. What is theta? Theta is the angle between V and B. ये मत भूलना। Theta is angle between velocity vector and direction of magnetic field. ये इंपॉर्टेंट है, ये मत भूल जाना बस। ये भूल गए तो काम खराब। चलिए आगे देखते हैं। हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे जहां पर we will be having magnetic field perpendicular to the plane of the board, perpendicularly inverted to the plane of the board। और वो डायरेक्शन कैसे शो करते हैं? क्रॉस लगाकर। तो मेरे पास यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होगा, देखो क्रॉस। तो आई एम हैविंग अ रीजन, मान लो ये एक रीजन है जहां पर वी आर हैविंग मैग्नेटिक फील्ड B acting perpendicularly inward into the plane of the paper या plane of the board। और यहां पर अभी at an instant we are having a charge particle, we are having a charge particle, positive charge particle of charge Q, and at this instant let its velocity is V perpendicular to the direction of the magnetic field। चेक कर लो भाई, आप चेक कर लो, मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड है ना, और वेलोसिटी इसकी इधर है, सो द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, ये चीज चेक कर लो। अब थोड़े डायरेक्शंस आते जा रहे हैं, तो एक एक डायरेक्शन को ध्यान से देख लो। डायरेक्शन ध्यान से देखते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ हम समझा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इस बात की हम श्योरिटी लेकर चलेंगे। देखो magnetic field inverted to the plane of the paper and V is like this, so they are perpendicular to each other। यही एंगल यहाँ पर मेंशन्ड है, एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, so at this instant we are having a charge particle of charge Q having the direction of velocity V perpendicular to the direction of the magnetic field। तो अभी इस टाइम पर इस पे फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स F
F इज इक्वल टू QVB sin 90 और उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? फोर्स का डायरेक्शन आता है V क्रॉस B करके, याद है ना, V क्रॉस B, बिकॉज द मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स इज गिवन एज F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B फॉर अ पॉजिटिव चार्ज। ये मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स को हमने सीखा है। तो V क्रॉस B कर लो, V क्रॉस B, V इधर B इधर। तो जब तक आपको फोर्स का डायरेक्शन नहीं मिलेगा तब तक आप सही पाथ मार्क ही नहीं कर पाओगे चार्ज पार्टिकल का। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फोर्स का डायरेक्शन सही से पता चल जाए। पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज पे वेलोसिटी इधर है और 90 फील्ड इधर लग रहा है, V क्रॉस B मुझे करना है राइट हैंड से, और फोर्स का डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन व्हिच V एंड B लाइज। जिस प्लेन में V और B है, देखो ये मैं आपको बार-बार करके दिखाता रहा हूं, तो V और B इस प्लेन में है ना, ये देखो इस प्लेन में V और B है, तो इस प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन या तो वो परपेंडिकुलरली अपवर्ड होगा या परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड होगा। तो फोर्स या तो ऊपर लग रही होगी या नीचे लग रही होगी, इन दोनों डायरेक्शंस में से आपको डिसाइड करना है, और वो डिसाइड करके देता है राइट हैंड रूल। V से B की तरफ सीधे हाथ की उंगलियां घुमानी है, थंब ऊपर है तो फोर्स ऊपर होगी, थंब नीचे है तो फोर्स नीचे होगी। तो आप देखो V से B की तरफ 90 डिग्री के एंगल को कवर अप करते हैं। V से B की तरफ I am curling the fingers of my right hand, thumb is upward, the force is acting up in upward direction, ऐसे लग रही है फोर्स। देखो ध्यान से, फोर्स, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। देखिए ये भी 90, ये तो 90 है ही, थीटा 90 ये वाला, और मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स के बीच में भी एंगल 90 डिग्री बन गया है यहाँ पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि तीनों ही वेक्टर्स F, V एंड B के बीच में एंगल 90 डिग्री है, सो दीज आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ओवर हियर। तो हम फोर्स के डायरेक्शन को यहां पर आराम से मार्क कर सकते हैं। फोर्स लग रहा है ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स F, ठीक है। अब क्योंकि फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है वेलोसिटी से 90 डिग्री की तरफ, क्या ये चार्ज पार्टिकल अपने इस लाइन पर मोशन को कंटिन्यू करेगा? ना, अब नहीं करेगा, अब फोर्स आ गया। लास्ट केस में उस केस में यही तो डिफरेंस है। लास्ट केस में फोर्स नहीं था तो चार्ज पार्टिकल जैसे जा रहा था उस टाइम पे जा रहा था, बट अब इस केस में फोर्स है तो फोर्स विल डेफिनेटली चेंज द मोशन, द पाथ ऑफ द मोशन। और कैसे चेंज करेगा? आप सोचो कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है और उस पर 90 डिग्री पे ऐसे हम फोर्स लगा दें तो उस चार्ज पार्टिकल को वो फोर्स सीधे नहीं जाने देगी, क्योंकि ऐसे फोर्स लग गई 90 डिग्री पर तो चार्ज पार्टिकल ऐसे तो बेंड होगा ना, फोर्स की वजह से जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है वो ऐसे बेंड हो जाएगा, पाथ से वो सीधा नहीं जा पाएगा। सीधा जाने वाला पाथ सपोज एक ऐसा पाथ था ऐसे, और जैसे ही फोर्स लगेगी इस तरीके से, सो द चार्ज पार्टिकल विल बेंड लाइक दिस, और ये फोर्स इसका पीछा नहीं छोड़ेगी, ये लगातार लगती रहेगी। फोर्स कब तक लगेगी? जब तक चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी है और वो मैग्नेटिक फील्ड में है, तब तक फोर्स लगती रहेगी, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला है QVB sin थीटा। द फॉर्मूला फॉर द फोर्स इज QVB sin 90, sin 90 इज 1, तो F इज इक्वल्स टू QVB, ये मैक्सिमम फोर्स लग रही है इस केस में, और चार्ज Q है, वेलोसिटी V है, मैग्नेटिक फील्ड B है, तो ये तीनों चीजें हैं तो फोर्स भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि फोर्स एक इंस्टेंट के लिए आया और रुक गया। Because of the action of this force, the charge particle will definitely bend like this. मान लो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे बेंड हो गया, देखो ऐसे, फोर्स तो अब भी लग रहा होगा, तो अगले ही इंस्टेंट पर अब फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। फोर्स विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। समझो इस चीज को, देखो यहां वेलोसिटी से परपेंडिकुलर लग रही है फोर्स, और जब यहां पार्टिकल पहुंचेगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, अब वेलोसिटी से परपेंडिकुलर हो गई फोर्स। दिस एंगल इज 90 डिग्री, नोट दिस एंगल। सो दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। चार्ज पार्टिकल को फिर से ये और बेंड करेगी, सीधा नहीं जाने देगा। चार्ज पार्टिकल और बेंड हो गया, और बेंड हो गया, अब यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन मान लो ये है, तो फोर्स विल अगेन एक्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। देखो ऐसे फोर्स लगेगा अगेन एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो अब वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है तो फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा।
कॉन्सिक्वेंस। इसका फाइनल रिजल्ट क्या है? इसका फाइनल रिजल्ट ये है कि ये फोर्स कंटिन्यूअसली इस चार्ज पार्टिकल को बेंड कर रही है एक सर्कुलर मोशन पे, सर्कुलर मोशन पे। As the force is always perpendicular to the motion of the particle, as the force is always perpendicular to the velocity of the particle, so this force continuously turns the particle on a circular motion, and for completing that circular motion ये force necessary centripetal force provide करती है। भाई कोई सर्कुलर मोशन बिना सेंट्रिपिटल फोर्स के नहीं होता है ना? अगर एक सर्कुलर मोशन होना है, अगर एक सर्कुलर मोशन होना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स हमेशा लगती है और वो फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाती है। ये हमें पता है, जैसे कि ध्यान से दो, सन के चारों ओर अगर अर्थ घूम रही है तो अर्थ को अपने सर्कुलर ऑर्बिट पे घूमने के लिए सन ने क्या करा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगवाया। ग्रेविटेशनल फोर्स ने ही क्या दिया? नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स दिया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेंटर की तरफ लगी है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने सेंट्रिपिटल फोर्स दिया। ठीक वैसे ही यहां पर भी हो रहा है। एक चार्ज पार्टिकल है Q, उस पे लगने वाली मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स है F इज इक्वल्स टू QVB, क्योंकि वो सेंटर की तरफ लग रही है कंटिन्यूअसली। जब ये चार्ज पार्टिकल यहां आएगा तो फोर्स अब सेंटर की तरफ है अभी, जब ये यहां आएगा, चार्ज पार्टिकल तो ऐसे जाना चाहता है लेकिन फोर्स इधर लग रही है अभी। द फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सो इट मींस दिस फोर्स इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। दिस फोर्स इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। देखो आप ध्यान से, अगर मैं यहां पर इस फोर्स की लाइन को आगे बढ़ाऊं, इस फोर्स की लाइन को आगे बढ़ाया, इस फोर्स की लाइन को आगे बढ़ाया, तो वी आर हैविंग अ पॉइंट, हमेशा उसी पॉइंट की तरफ फोर्स लगती है। एक्चुअली दिस इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, जिस पर ये चार्ज पार्टिकल अब मूव करने लग गया है। सो इट मींस whenever the angle between velocity and magnetic field is 90 degree in a region of uniform magnetic field, charge particle moves on a circular path. ये तो यहां से हमें समझ में आ चुका है। जब भी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और वेलोसिटी का डायरेक्शन उसका मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर है, तो वो चार्ज पार्टिकल सर्कल में ही मूव करेगा। ठीक है, अब हमें इस सर्कल का रेडियस वगैरह निकालना है, वो हम कैलकुलेट करेंगे यहां पर। चलिए, तो मैं इस चार्ज पार्टिकल के पाथ को कंप्लीट कर दूं क्या? अपने डायग्राम को थोड़ा ठीक से कर लेते हैं। So this we have got that the charge particle will move on a circular path. So the charge particle is moving on this circular path because this force is continuously acting perpendicular to the direction of velocity. And let this point O is the center and the radius of the circular motion is r. अभी ये r कैलकुलेट करना है हम लोगों को। चलिए देखते हैं ये सब चीजें कैसे हम करने वाले हैं। थोड़ा लिखते हैं और फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। So we are having a uniform magnetic field B acting perpendicularly inward into the plane of the paper. Okay? और अभी एक इंस्टेंट पर ये चार्ज पार्टिकल है मेरे पास Q और ये पॉइंट A पर है, ये पॉइंट A पर है और इसकी वेलोसिटी v है एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। सो द मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी F is equals to QVB sin 90, sin 90 is 1, so the force becomes maximum and that is QVB. Now this force is always perpendicular to the direction of the velocity as well as perpendicular to the direction of the magnetic field. ये दो पॉइंट जरूर लिखने हैं आपको यहाँ पर। As this force is always perpendicular
to the direction of velocity and perpendicular to the डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा पूरा जैसे आपको पेपर में लिखना होता है ना टॉपिक, वैसे मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। कोई भागम भाग नहीं है हमारे टॉपिक में, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। अभी इतना टाइम है कि हम टॉपिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ पर टाइम डिवोट करके, और जितना अच्छा टाइम डिवोट करके टॉपिक को समझोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना आपके लिए। जब आप टॉपिक में टाइम देते हो ना, जब टाइम डिवोट करते हो, टाइम इन्वेस्ट करते हो, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। यहां से कुछ भी कॉन्सेप्चुअल चीज निकाल के पूछी जाएगी तो आप कर पाओगे। उसके लिए हमें यहाँ पर आराम से चीजों को समझ के चलना है, ठीक है। तो बिकॉज दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू v as well as perpendicular to b, so the force provides necessary centripetal force. So the force provides necessary centripetal force and charged particle start to move on a circular path of radius r, मान लो उसकी रेडियस r है, and the plane of the circular path is perpendicular to the direction of magnetic field। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। and the plane of the circular path is perpendicular to the direction of magnetic field। This is very important, जो लास्ट में लिखा है ना अभी, this is very very important। The plane of the circular path is perpendicular to the direction of magnetic field। देखो ध्यान से, जो सर्कुलर पाथ का ये प्लेन है, पार्टिकल तो सर्कुलर पाथ में ऐसे जा रहा है लाइक दिस, है ना। चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, याद रखना वी हैव कंसीडर्ड अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो इसका जो सर्कुलर पाथ का ये प्लेन है, ये प्लेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से तो परपेंडिकुलर होगा बिकॉज़ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लाइक दिस। तो द प्लेन ऑफ द सर्कुलर पाथ इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जब भी एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ लेता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो याद रखना अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो सर्कुलर पाथ ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो सर्कुलर पाथ ऐसे होगा। मतलब सर्कुलर पाथ का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काटेगा, ऐसा मान लो। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं तो सर्कुलर पाथ ऐसे चलेगा। द प्लेन ऑफ द सर्कुलर पाथ विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये आपको याद रखना है। इस फोर्स ने सेंट्रिपेटल फोर्स दिया है, इस फोर्स ने, तो मैं लिख सकता हूं मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रिपेटल फोर्स। सेंट्रिपेटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, वो QV भी है ना यहां पर लिखा हुआ देखो, द फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स। तो सेंट्रिपेटल फोर्स मिला है QVB से। और किसी भी पार्टिकल के लिए अगर इस पार्टिकल का मास m है, चार्ज ऑफ द पार्टिकल इज q, मास ऑफ द पार्टिकल इज m, और इसकी स्पीड v है, तो सेंट्रिपेटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² by r, where r is the radius of the circular path, r is the radius of the circular path, is equals to qvb। क्या हम एक वेलोसिटी से, एक v से एक v कैंसिल कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। और अब यहां पर r का फॉर्मूला लिखा जा सकता है, यस बिल्कुल लिखा जा सकता है। नाउ आई कैन राइट r is equals to mv upon qb।
So R is equals to mv upon qb. mv upon qb. दिस इज द फॉर्मूला और ये आपको याद भी रखना है. इट मींस जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मूव करना चाहता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, देखो v इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है और उस सर्कुलर पाथ की रेडियस इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो. व्हाट इज m? m इज मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल. m इज मास ऑफ चार्ज पार्टिकल. बाकी सब चीजें भी ऑलरेडी नो. q इज चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल, v इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड v in which it is moving, है ना. v इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो ध्यान से देखो क्या इस सिचुएशन के लिए m upon qb, m upon qb, क्या इस सिचुएशन के लिए m upon qb एक कांस्टेंट फैक्टर नहीं है? यस, इट इज कांस्टेंट. ना तो चार्ज पार्टिकल का चार्ज बदल सकता है q, ना ही इसका मास बदल सकता है m, और मैग्नेटिक फील्ड भी आपने यूनिफॉर्म लिया है, मतलब वो भी नहीं बदलेगा. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ही क्या है? जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट रहे. तो इट मींस जब एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका रेडियस उसकी वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल रहता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. उसका रेडियस उसकी वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल रहता है. अगर स्पीड बढ़ेगी तो सर्कल का रेडियस भी बढ़ जाएगा. अगर इस पार्टिकल की स्पीड बढ़ गई तो ये सर्कल बड़े रेडियस पे मूव करेगा, और अगर स्पीड कम हो गई तो ये पार्टिकल छोटे रेडियस के सर्कल पे मूव करेगा. रेडियस ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. वेलोसिटी इंक्रीजेस, रेडियस इंक्रीजेस. वेलोसिटी डिक्रीजेस, रेडियस डिक्रीजेस. वेलोसिटी बिकम्स 0, रेडियस बिकम्स 0. क्योंकि चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहता है ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में. तो ओके, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि रेडियस डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. अब आगे हमें क्या चेक करना है? आगे हमें चेक करना है कि ये चार्ज पार्टिकल इस सर्कुलर मोशन का एक राउंड कितने टाइम में कंप्लीट करेगा. एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कुलर राउंड इन द मैग्नेटिक फील्ड by the charged particle is said to be its time period. टाइम पीरियड चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी आपको वीडियो पॉज करके यहां तक कॉपी कर लेना है. देन वी विल स्टार्ट विद द टाइम पीरियड. आई होप यहां तक आपने कॉपी कर ही लिया है. इसको रब करते हैं. तो देखो अभी तक जो चीजें चल रही हैं वो ये है कि जैसे एक चार्ज पार्टिकल थीटा 90 डिग्री पर आता है मैग्नेटिक फील्ड में अपनी वेलोसिटी v के साथ, तो उस पे एक फोर्स लगती है qv भी, क्योंकि sin 90 बन हो चुका है, और ये फोर्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराती है. सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, क्योंकि ये फोर्स परपेंडिकुलर टू v है एज वेल एज ये फोर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक ऐसा सर्कुलर पाथ बनता है जिसका प्लेन, सर्कुलर पाथ का प्लेन हमेशा कैसे रहता है? परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. और उस सर्कुलर पाथ की रेडियस होती है mv अपॉन qb. और इतना तो समझ में आ चुका है कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v. रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v. इतना अभी तक आपने सेकंड केस में समझा है. अब आगे हम देखेंगे टाइम पीरियड. टाइम पीरियड, okay, time period. Now what is time period? Time period is the time taken by the charged particle to complete one round, है ना. time taken by charged particle to complete one round. अब ये टाइम क्या होगा? मान लो ये टाइम पीरियड कैपिटल T है. लेट दिस टाइम पीरियड इज कैपिटल T. तो टाइम पीरियड इज एक्चुअली, अच्छा ये मोशन कैसा है? इज दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉट? आप इसमें ऐड करो ना. हेंस
द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन दिस केस, कौन सा केस, जब एंगल 90 डिग्री होता है, इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, because the speed will remain v only the direction of velocity is changing, only the direction of velocity is changing। आप देखो कि क्या ये फोर्स इस स्पीड को चेंज कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता, because the force is perpendicular to the direction of the velocity, velocity इधर है और force इधर है, velocity is like this and force is like this, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ला सकता है, इस डायरेक्शन में तो कभी नहीं ला पाएगा, है ना। तो दैट इज व्हाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट बट इट्स डायरेक्शन विल चेंज कंटीन्यूअसली। तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें कांस्टेंट स्पीड रहेगी, कांस्टेंट स्पीड, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको भी आप यहां पर ऐड कर लेना, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड पर आओ, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस कवर्ड ऑफ वन राउंड, डिस्टेंस ऑफ वन राउंड, तो कह सकते हो आप इसको सर्कमफ्रेंस, सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो गया ना, तो डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय द स्पीड विद व्हिच इट इज कवरिंग द डिस्टेंस। तो एक राउंड का डिस्टेंस होगा 2 पाई r और स्पीड होगी v, एंड r का मेरे पास फॉर्मूला है, एंड दैट इज द फॉर्मूला। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 से r की वैल्यू उठाओ और यहां रखो। यूजिंग इक्वेशन 1 t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन v, r की वैल्यू है mv अपॉन qb, v cancels v and the time period comes out to be 2 pi m upon qb, 2 pi m upon qb, this is equation number 2। और अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड दैट इस इक्वेशन में लिखा हुआ हर एक फैक्टर कांस्टेंट है फॉर द गिवन कंडीशन। देखते हैं, देखिए, आइए मेरे साथ। 2 पाई कांस्टेंट हो गया, m मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल नहीं बदलेगा, q चार्ज ऑफ द पार्टिकल नहीं बदलेगा, b यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, भैया पहले ही बोल चुके हो कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो नहीं बदलेगा। इट मींस टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट। एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, वो किसी भी वेलोसिटी से मूव करे, उसका टाइम पीरियड नहीं बदलेगा। आपको क्या लग रहा है कि अगर वेलोसिटी बढ़ा देंगे तो सर्कल का राउंड कंप्लीट करने में उसका टाइम कम हो जाएगा? नहीं कम होगा, उतना ही रहेगा, आप कितनी भी इसकी वेलोसिटी बढ़ा लो। आपके जैसे थोड़ी घूम रहा है चार्ज पार्टिकल कि आपने एक राउंड लेकर आना है सर्कुलर पाथ का। अगर आप ज्यादा स्पीड से मूव करोगे तो कम टाइम में राउंड ले लोगे, और ज्यादा स्पीड से मूव करोगे तो और कम टाइम में राउंड ले लोगे, और आपकी स्पीड स्लो हो गई तो आपका राउंड लगाने का टाइम बढ़ जाएगा। आप तो ऐसे मूव करते हो, लेकिन चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मूव नहीं करता। अभी आपको एक चीज बताइए, ध्यान से सुनो इसको, मैंने क्या बताया। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो रेडियस भी इंक्रीज कर जाता है। सपोज जब इसकी वेलोसिटी v1 थी, v1, तो चार्ज पार्टिकल, ये पॉजिटिव पार्टिकल इस सर्कुलर राउंड पर था, रेडियस r1 थी। अगर इसकी वेलोसिटी मैंने इंक्रीज करके कर दी v2, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन रेडियस बढ़ जाएगी बच्चों, ऐसे रेडियस बढ़ जाएगी। अब इस चार्ज पार्टिकल का रेडियस बढ़ चुका है, सेंटर कहीं यहां आ गया होगा और रेडियस बढ़ चुका है। अब आप सोचो, अगर वेलोसिटी कम थी तो रेडियस भी कम थी, टाइम पीरियड था 2 पाई m अपॉन qb, वेलोसिटी बढ़ गई, रेडियस भी बढ़ गया, टाइम पीरियड तो यही रहा ना। अच्छा, यहां नहीं समझ आ रहा था, यहां से सोच लो, r increases then v also increases। क्या मैं इस फॉर्मूले को r अपॉन v करके लिख सकता हूं? ध्यान से देखो, r अपॉन v इज अ कांस्टेंट टर्म, m अपॉन qb तो कांस्टेंट है ना, ये तो याद है।
तो r अपॉन v एक कांस्टेंट टर्म है, r बढ़ाने से v बढ़ता है, तो क्या टाइम पीरियड कभी बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि r अपॉन v एक कांस्टेंट है और 2 पाई भी पहले से कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड रिमेंस कांस्टेंट। r बढ़ाने से सिर्फ v बढ़ता है और उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता है कि r अपॉन v जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? m अपॉन q भी रहेगा वो हमेशा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अगर आप वेलोसिटी चेंज करोगे तो रेडियस चेंज होगा, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। सो आई कैन हैव अ स्टेटमेंट ओवर हियर। आई होप समझ में आ चुका हो आपको। कॉपी करना चाहते हो तो पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हो डायग्राम को। आई एम रनिंग इट नाउ। Yes, so we can have a statement over here. From equation 2, time period of a charge particle moving in a region of uniform magnetic field remains constant। ये टाइम पीरियड कांस्टेंट रहता है। और अगर आपसे कोई पूछ लेना इसके पीछे की कहानी बताओ, रीजन बताओ ऐसा क्यों है, तो इसका रीजन ये है क्योंकि r इज प्रोपोर्शनल टू v, या ऐसे कह लो r अपॉन v इज कांस्टेंट। ये इसके पीछे की कहानी है, ये इसका रीजन है। ओके, ये आप रीजन में दे सकते हो इसके लिए। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ओवर हियर। ये रिजल्ट बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसका टाइम पीरियड हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। उसका टाइम पीरियड, इन अदर वर्ड्स आई कैन से टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी और रेडियस। टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, रेडियस पर डिपेंड नहीं करता। रेडियस और वेलोसिटी कुछ भी होते रहे, टाइम पीरियड इसका नहीं बदलेगा। नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम वो कितने राउंड कंप्लीट करेगा। इफ टाइम पीरियड इज कांस्टेंट देन फ्रीक्वेंसी विल आल्सो बी कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी अगर मैं न्यू लिखूं तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है उसको रेसिप्रोकल करके लिख दो बच्चों। तो qb अपॉन 2 पाई m ये भी कांस्टेंट रहेगा, है ना। दिस विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट, ठीक। एंड व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई बाय t। ओमेगा 11th क्लास में सीखा है हमने। ओमेगा इज 2 पाई बाय t, वेयर t इज टाइम पीरियड। तो अगर मैं t की ये वैल्यू यहां लगा दूं, आई विल गेट ओमेगा एज, देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आई विल गेट ओमेगा एज qb अपॉन m, qb अपॉन m, और ये भी कांस्टेंट है। मींस अगर टाइम पीरियड कांस्टेंट है तो उसका रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी वो भी कांस्टेंट रहेगा। और ओमेगा जो 2 पाई अपॉन t, 2 पाई कांस्टेंट है और t भी कांस्टेंट है, तो ओमेगा भी कांस्टेंट रहेगा। आप कह सकते हो कि जब एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसका टाइम पीरियड हो या फ्रीक्वेंसी हो या एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो, सब कुछ कांस्टेंट ही रहता है। और उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट बना हुआ है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। अभी वेलोसिटी इधर हो गई, अब वेलोसिटी इधर हो जाएगी, लाइक दिस। सो द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी कंटीन्यूअसली चेंजेस, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। अभी वेलोसिटी यहां होगी, है ना, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटीन्यूअसली। तो क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी? नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय द फार्मूला हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है कि बिकॉज़ द स्पीड इज नॉट चेंजिंग, स्पीड इज नॉट चेंजिंग इन दिस कंडीशन,
then its kinetic energy will also remains constant. So the kinetic energy of the charged particle also remains constant. ठीक है, अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से वीडियो को पॉज करना है और यहाँ तक के नोट्स को कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल चेक कि इस चीज को हम क्या थ्री डायमेंशनली भी देख सकते हैं किसी और डायग्राम के साथ। एक और डायग्राम से इस चीज को भी हमें समझना है। पहले आप यहाँ तक के नोट्स को कॉपी कर लीजिए। आई होप आपने ये भी कर लिया है और अभी हम चीजों को लेकर आएंगे अपने थ्री डायमेंशनल स्पेस पर, जैसे पहले भी हमने करा था। अब देखो ये चीज हमें सिर्फ एक ही डायग्राम से नहीं समझनी है, वरना चीजें ऐसी हो जाएंगी कि जैसे आपने डायग्राम को रट लिया हो, और रटना कुछ नहीं होता है फिजिक्स में। इसी सारी चीज को क्या मैं एक दूसरे डायग्राम से भी समझ सकता हूँ। अगर मुझे टॉपिक समझ आया है तो मुझे दूसरा डायग्राम भी समझ आएगा। एंड द सेकंड डायग्राम, द अदर डायग्राम इज लाइक दिस। सपोज मेरे पास ये x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन और ये z एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है। एंड मेरे पास एक प्लेन है एंड दैट प्लेन इज xz प्लेन। ये मेरा प्लेन है xz प्लेन। ओके, xz प्लेन, दिस इज xz प्लेन। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर आपको कभी भी थ्री डायमेंशनली चीजों को सोचना हो तो बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर देखो अपने रूम का, आपका बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर इधर ही होगा ना। बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में ऐसे x एक्सिस बन जाएगी, ये y एक्सिस होगी और ऐसे z एक्सिस जाएगी। ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है ना। इसको आप कैसे समझ सकते हो, सपोज दिस इज द कॉर्नर, दिस इज द कॉर्नर, यहाँ लेकर दिस इज द कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर है, दिस इज द कॉर्नर। This line is going to be the x-axis, this line is going to be the y-axis, and this line is going to be the z-axis. तो अब मेरे पास एक थ्री डायमेंशनल स्पेस है चीजों को समझने के लिए। आई एम हैविंग अ थ्री डायमेंशनल स्पेस ना, तो इस थ्री डायमेंशनल स्पेस पर मैं चीजों को समझ सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अब एक चार्ज पार्टिकल है एंड द चार्ज पार्टिकल इज सपोज ओवर हियर, यहाँ इस जगह Q, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सपोज पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है। यहां पर सारे में ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है B, दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ओवर हियर। पूरे ये पूरे में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। मेरे पास एक रूम है, पूरे में मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल Q की स्पीड या velocity is like this. The direction of velocity from the direction of magnetic field, देखो magnetic field ऐसे लग रहा है ना, like this, is 90 degree. So there will be a force acting on it. अब इस पे फोर्स लगेगा, डायरेक्शन क्या होगा उस फोर्स का, v क्रॉस v से। चलो इस वेलोसिटी को हम इधर ले लेते हैं, v क्रॉस v से आएगा। Suppose the charge is positive and the direction of velocity is like this. So the angle between V and B, the angle between V and B is 90 degree. Okay, 90 degree. The force acting on it will be F, and that F is QVB sin 90, sin 90 हो गया 1। ठीक है जी, 1 हो गया। अब इस डायग्राम को आपको समझाएंगे हम यहाँ पर, तब ये डायग्राम थोड़ा समझ में आना शुरू होगा। तो जो चीजें थी वहां पर उनको मैं फिर से यहाँ पर बना देता हूँ। सपोज ये वाली लाइन है एक, और एक ये वाली लाइन है। These are the two lines, है ना, एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है। This is actually the positive direction of x-axis, and this is actually the positive direction of z-axis. तो z एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन ये हो गया। y एक्सिस किधर गई बच्चों, y एक्सिस ये रही, दिस इज y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन इज परपेंडिकुलरली अपवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो ये एक फर्श, ये फ्लोर है मेरा, है ना, xz प्लेन है, दिस इज द xz प्लेन। ये वाला xz प्लेन जो मैंने बनाया हुआ है ना, ये xz प्लेन वो ये है, ये वाला सरफेस, दिस इज द xz प्लेन।
और यहां एक्स जेड प्लेन पे सपोज आई एम हैविंग अ चार्ज पार्टिकल ले आते हैं हम। दिस इज द चार्ज पार्टिकल ओवर हियर, ठीक है, मैंने चार्ज पार्टिकल यहां पर रख दिया है। दिस इज द चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ओके, अब चार्ज पार्टिकल पे देखो आप, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इट इज लाइक दिस, और इसकी वेलोसिटी मान लो s इन द एक्स जेड प्लेन, ये इसकी वेलोसिटी है इन द एक्स जेड प्लेन, सो द वेलोसिटी इन एक्स जेड प्लेन ओनली, है ना, एक्स जेड प्लेन में ये वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी एक्स जेड प्लेन में है लाइक दिस एंड मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, सो द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री और what? बिल्कुल वही सिचुएशन जो यहां पर थी, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ये डायग्राम समझना और भी ज्यादा जरूरी क्यों है, क्योंकि हमें जो केस थर्ड करना है वो इसी डायग्राम से करेंगे, तो इसलिए इस डायग्राम को समझना थोड़ा जरूरी भी है ना। तो ध्यान से सुनिए चीजों को, V और B के बीच में एंगल 90 है। अब मुझे करना है V क्रॉस B। अब V क्रॉस B करने के लिए मैं आपके करीब आ जाता हूं थोड़ा। सो दिस इज V, दिस इज B, मुझे करना है V क्रॉस B। राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे और V क्रॉस B करेंगे। देखो V से B की तरफ 90 डिग्री के एंगल को कवर करते हैं, तो ऐसे उंगलियां घूमेंगी और V और B का जो प्लेन है वो ये है, दिस इज द प्लेन, दिस इज द प्लेन इन विच V एंड B लाइज। देखो ध्यान से, ये वो प्लेन है जिसमें V और B आ गया, देख रहे हैं ना आप। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा फोर्स। अब या तो परपेंडिकुलर इधर हो सकता है या परपेंडिकुलर ऐसे हो सकता है। तो V क्रॉस B करो, दिस इज V, दिस इज B, ऐसे थंब इज गोइंग इनटू द प्लेन, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ V एंड B ऐसे जाएगी फोर्स, ऐसे जाएगी फोर्स, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। V और B, तो V क्रॉस B जब मैं करूंगा थंब इज गोइंग इनटू द प्लेन, तो फोर्स का डायरेक्शन हो गया इधर। अब मैं इसको हटा लेता हूं और मैं यहां पर फोर्स का डायरेक्शन मार्क करूंगा। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैन बी मार्क्ड लाइक दिस। देखो फोर्स का डायरेक्शन V और B से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये आ गया फोर्स का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और यहां मैं लिखूंगा F, शायद आपको ना दिख रहा हो, मैं दिखाता हूं। ये देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और यहां मैंने लिख दिया है F। F को थोड़ा सीधा कर, उल्टा हो गया आपके अकॉर्डिंग। तो जैसे ही मैंने V क्रॉस B करा, मुझे F का डायरेक्शन इधर मिल गया एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स F। अब दिख रहा है ना। अब ध्यान से देखो, अब इस फोर्स की वजह से ये चार्ज पार्टिकल, दिस चार्ज पार्टिकल विल स्टार्ट टू मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ, क्योंकि फोर्स लग रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और वेलोसिटी ऐसे, तो फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो ये फोर्स इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो इट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से मूव करना शुरू करेगा ऑन अ सर्कुलर पाथ, ऐसे ऑन अ सर्कुलर पाथ, such that the force always acts towards the center of the circular path। फोर्स हमेशा सर्कुलर पाथ के सेंटर पे लगेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन देखिए, ये मान लो ये ओरिजिन इज द सेंटर, ओरिजिन ही सेंटर है, ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज दिस। इस रेडियस का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया है, क्या, R इज इक्वल्स टू mv अपॉन qb। इस रेडियस का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग लाइक दिस। मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन यहां पर कोशिश करता हूं कि एडजस्ट कर दूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज एक्टिंग लाइक दिस, ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो आप खुद ही देखो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से सर्कल का प्लेन तो 90 डिग्री पर आ गया, यही बताया था मैंने आपको। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से सर्कल का प्लेन, जो सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ का प्लेन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने लगा दी यहां पर, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अलोंग
प्लस वाई एक्सिस, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। सर्कुलर पाथ की रेडियस r mv/qb आ गई है। फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, ध्यान से देख लो, वेलोसिटी ऐसे है और फोर्स ऐसे है, 90 डिग्री पर है। जब ये चार्ज पार्टिकल थोड़ा आगे मूव करके आएगा, सपोज ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चला 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 यहां आ गया, यहां आ गया, तो वेलोसिटी इज लाइक दिस एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी लाइक दिस, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी लाइक दिस, सेंटर की तरफ। ये जब चार्ज पार्टिकल मूव करते 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 मान लो यहां आ जाएगा, तो वेलोसिटी विल बी लाइक दिस एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अगेन टुवर्ड्स द सेंटर। फोर्स तो ऐसे ही लगेगी ना, तो फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर वेयर r is the radius of the circular motion। तो फोर्स ऑलवेज रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ही चेंज होता है, बस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता, मतलब स्पीड कांस्टेंट रहता है यहां पर। सो दैट ये चार्ज पार्टिकल हमेशा अपना एक राउंड जब यहां से ऐसे घूमता हुआ आएगा तो t टाइम में कंप्लीट करेगा, अगला राउंड भी फिर वो t टाइम में कंप्लीट करेगा, मतलब टाइम पीरियड ऑफ इट्स सर्कुलर मोशन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ r और v। इसका टाइम पीरियड r और v पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि v चेंज करते हैं तो r चेंज हो जाता है उसी प्रोपोर्शन में, सच दैट टाइम पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो टाइम पीरियड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट। इसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बदल रही ना, क्योंकि v स्पीड चेंज नहीं हो रहा, तो हाफ mv² में v आता है स्पीड, तो v² भी चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगा इसका। तो इट कंटीन्यूअसली मूव्स ऑन द सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो ये अभी हमारा ये वाला डायग्राम इस तरीके से हो गया है। और अगर मैं इसको यहां बोर्ड पर कंप्लीट करूंगा तो इट विल बी कंप्लीटेड लाइक दिस। ये सर्कुलर पाथ होगा कुछ इस तरीके से, ऐसे होंगे, और आप यहां पर फोर्स का डायरेक्शन भी दिखा पाएंगे लाइक दिस, फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसे। सो दिस डायग्राम इज दिस ओनली, है ना, ऐसे सर्कुलर पाथ कंप्लीट हो रहा है। सो दैट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज r। कहीं भी मार्क कर लूं, यहां मार्क कर लूं, यहां मार्क कर लूं, तो ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है इन द xz प्लेन, in the xz plane which is perpendicular to the direction of magnetic field। देखो xz प्लेन कहीं भी मार्क करो आप, xz प्लेन मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर प्लेन है। ओके, थोड़ा सा इन बातों को डायरेक्शनल लेवल पर समझना है आपको, और इस चीज को समझ के कैरी करना है थर्ड केस की तरफ। अब हम जाएंगे अपने थर्ड केस पर, जहां पर एंगल ना तो 0 होगा, ना 90 होगा, ना 180 होगा, इन तीनों एंगल से कुछ और एंगल होगा, और वहां हम देखेंगे कि चार्ज पार्टिकल का मोशन किस पाथ पर होगा। क्योंकि लेक्चर नंबर 9 मैंने अभी ऑब्जर्व किया है कि ये बहुत लेंथी वीडियो बनती जा रही है, तो आई हैव डिसाइडेड कि इस लेक्चर को हम 2 पार्ट में करेंगे। एक पार्ट में केस 1 एंड केस 2 यहीं तक रखते हैं, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम केस 3 को डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम यहाँ पर इस वीडियो को रोकते हैं, और केस 3 के लिए वी विल बी हैविंग द नेक्स्ट लेक्चर। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय।